नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूं। मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या 2014 से 2016 के बीच प्रधानमंत्री मोदी का काम करने का तरीका आज से कहीं ज़्यादा बेहतर था? और 2016 के बाद आफ्टर 2016 क्या मोदी का सिस्टम पूरी तरह से बदल गया और सरकार की सारी ताकत एक दफ्तर में आ गई, जो दफ्तर मोदी जी का था, जिसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कहते हैं, और सारे फैसले ऊपर से नीचे तक एक ही दफ्तर से, एक ही डेस्क से होने लगे, पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से? और क्या इससे इस देश को नुकसान भी हुआ कई योजनाओं को लेकर? और जब सारी ताकत प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में आई तो फिर आलम यह हुआ कि चाहे वो मंत्रालयों के सचिव हों या फिर मंत्री हों, मोदी जी से बात करने में भी घबराने लगे, डरने लगे। अब आज ऐसे ही कुछ पेचीदा और मुश्किल सवालों के मैं जवाब आपको देने जा रहा हूं, और आपके साथ आज मैं रूबरू कराने जा रहा हूं एक ऐसे शख्स को जिन्होंने मोदी सरकार में कई साल काम किया, टॉप लेवल पे, सेक्रेटरी लेवल पे, कई अहम फैसलों में वो शरीक थे। मोदी जी ने जो अहम फैसले लिए और उनको बहुत चैलेंजिंग टास्क भी दिए गए, और सबसे बड़ी बात, वो निर्भीक हैं, बेखौफ हैं आज के इस दौर में। और जो बोलते हैं, मुझे लगता है कि शायद इतनी हिम्मत कोई और ब्यूरोक्रेट आईएएस ऑफिसर ना कर पाए। मैं बात कर रहा हूँ अनिल स्वरूप साहब की, जो 1981 बैच के आईएएस ऑफिसर हैं। मनमोहन सिंह सरकार में भी थे, मोदी सरकार में भी थे। इन्होंने कल्याण सिंह के साथ भी काम किया, मायावती के साथ भी काम किया, मुलायम सिंह के साथ भी काम किया। लेकिन भारत सरकार के सेक्रेटरी के रूप में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी के तौर पर इन्होंने मोदी जी के 4 साल से ज़्यादा काम किया। बहुत सी बातें मैं इनके साथ करने जा रहा हूँ, और मेरी गुजारिश है आप अनिल स्वरूप साहब की बातों पर, हर बात पर गौर करिए, A to Z इनको सुनिए। आपको एक अंदाज़ा हो जाएगा कि ये सरकार किस तरह से आज चल रही है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस देश को कैसे चला रहा है, और क्या ताकत अगर एक हाथ में आ जाए, समूची ताकत एक हाथ में आ जाए, तो क्या इसके अंजाम अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं? ये बताइए स्वरूप साहब, आप तो मोदी जी के साथ आपके कई इंटरेक्शंस रहे, और जब आप कोयला मंत्रालय में थे, कोयला मंत्रालय में बहुत से इश्यूज थे, बड़ी कंट्रोवर्सीज थी, स्कैम थे, और आपने बड़े हिम्मत के साथ कोल ब्लॉक के आपने एलोकेशंस भी कराए। उसके बाद आप स्कूल एजुकेशन सेक्रेटरी भी बने, और शुरू में मैं देखता था कि मोदी जी, क्योंकि मैं भी सरकार को ही कवर कर रहा था और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में देखता था, मोदी जी सेक्रेटरीज को बुलाते थे, सेक्रेटरीज की मीटिंग होती थी, सबके साथ इंटरेक्शन होता था, और ऐसा लगता था कि नहीं, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन है। लेकिन धीरे धीरे मैंने देखा कि वो सेक्रेटरीज की जो मीटिंग्स होती थी, वो सब धीरे धीरे खत्म होता चला गया। क्या आपको लगता है कि जैसे जैसे सरकार ग्रिप में आती गई, वैसे वैसे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हावी होता गया, और जो बाकी सेक्रेटरीज थे ये थोड़ा सा मतलब मेन स्ट्रीम से आप कह लीजिए, या जो इम्पोर्टेंस थी वो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की ही रही? ये बात सही है, ये मैंने भी महसूस किया। आरंभ के 2 वर्ष 2014 से 2016 जो व्यवस्था थी या जो माहौल था, बहुत ही बढ़िया था। मुझे विश्वास ही नहीं होता था कि एक प्रधानमंत्री इतने सहज ढंग से सब सचिवों को बुलाकर उनसे बिल्कुल ओपनली चर्चा करते थे, और उसका लाभ उनको हुआ, देश को हुआ, शासन को हुआ, क्योंकि सब अपनी बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करते थे। यहाँ तक कि क्रिटिसिज्म भी करते थे। कई ऐसे प्रकरण भी आए जहां असहमति भी प्रस्तुत की जाती थी, और बहुत ही ओपन माहौल था। हर 3 महीने में हम लोग को 1 कप चाय पे बुलाते थे, और बड़ा आराम से सब चीजों पर चर्चा होती थी। फिर ये 2016 के बाद क्या हुआ, इसका कारण तो मुझे पता नहीं है, लेकिन हुआ जरूर। मुझे भी ऐसा आभास हुआ कि जो ओपननेस थी, जिस आराम से सब सचिव अपनी बातों को कह लेते थे, उन्होंने लगभग कहना बंद कर दिया या कम कर दिया। अब ये क्यों हुआ, ये तो मैं नहीं कह सकता। ये जरूर कह सकता हूँ, ये निश्चित रूप से हुआ, और मुझे इसका कारण आज तक नहीं समझ में आया क्यों हुआ ऐसा हुआ। क्योंकि पूर्व में जो व्यवस्था थी 2014 से 2016, जी। बड़ी, जैसे मैंने कहा, बड़ी अच्छी व्यवस्था थी। कई अच्छे, इतने अच्छे निर्णय लिए प्रधानमंत्री जी ने। उन्होंने सचिवों की समितियां बनाई, वो उन विषयों पर विचार करते थे जो उनसे डायरेक्टली संबंधित नहीं थे। इसका उद्देश्य ये था कि ये जो साइलोज थे, जो ब्यूरोक्रेटिक साइलो, डिपार्टमेंटल साइलो थे, उसको उन्होंने बड़े आराम से तोड़ा, और सचिव आपस में भी
अनौपचारिक रूप से औपचारिक रूप से चर्चा करने के लिए लगे और कई अच्छे महत्वपूर्ण सुझाव सामने आए जिनका क्रियान्वयन भी हुआ। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था उस समय जो पहले 2 वर्ष थे, इतने अच्छे गुज़रे कि कभी-कभी जी। लगता ही नहीं कि इतने बड़े पद पर बैठे हुए प्रधानमंत्री जी इतने सहज तरीके से, इतने आसानी से, इतने मज़े से नहीं, लेकिन आप बात। आप कह रहे हैं कि 2016 तक, यानी 2014 में मोदी आए और फिर 2015-16 2 साल एक बहुत अच्छी तरह से उन्होंने मतलब कोऑर्डिनेशन बना के चले, सबसे बातचीत करते थे और मैंने खुद देखा मंत्रालयों में भी जाते थे। 2016 में क्या लगता है कि नोटबंदी के बाद जो एक विवाद हुआ या कहीं न कहीं नोटबंदी का जो फैसला था उसकी आलोचना हुई, उसके बाद थोड़ा-सा वो बैकफुट पे गए या थोड़ा-सा उन्होंने ओपननेस को कम किया या पावर का कंसंट्रेशन पीएमओ में हो गया? नहीं, मेरा भी ये कंजेक्चर है, मुझे पता नहीं है या नहीं कारण, मेरा भी जी, जी, कंजेक्चर है कंजक्चर ही कि मैंने जी, हम लोग परिवर्तन कयास ही देखा, लगा सकते हैं। जी, जो परिवर्तन देखा वो नोटबंदी के बाद देखा। अब वो उसका कारण था या नहीं था कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन नोटबंदी के बाद एक सडनली परिवर्तन दिखना शुरू हो गया और मुझे वाक़ई नहीं समझ में आता था कि ऐसा क्यों हुआ? मेरे विचार से ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्योंकि बड़ी बढ़िया व्यवस्था चल रही थी और इसमें मैं बताऊँ आपको एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अरुण जेटली जी की थी, जो 2016 के बाद भी थे और उनकी बात प्रधानमंत्री बहुत सुनते थे। यानी कि कई ऐसी चीज़ें होती थी, मैं कई डिस्कशंस में था कि अरुण जेटली जी बात कहते थे जो प्रधानमंत्री जी का जो उनका पूर्व का व्यू होता था, उसे वो चेंज भी करते थे। मैंने बड़ा ओपन पाया प्राइम मिनिस्टर को। मेरे साथ तो व्यक्तिगत रूप से कई चर्चाएँ हुई और पहली चर्चा में मेरे उनसे मतभिन्नता थी और वो मैं ओके, सहमत हुआ। आखिरी चर्चा में मतभिन्नता थी, वो सहमत हुए मुझसे। तो ऐसा नहीं है कि उसके बाद भी वो सहमत होते थे, लेकिन जो ओपननेस थी, क्योंकि मेरी आखिरी जो उनसे चर्चा हुई, वो 2018 में हुई। तब भी मेरी उनसे मतभिन्नता थी। उन्होंने मेरी बात पूरी सुनी और सुन के मेरी बात से सहमति ज़ाहिर की, जबकि शुरू में वो उस विषय पर असहमत थे। तो ऐसा नहीं है कि बाद में बिल्कुल समाप्त हो गया, लेकिन सामान्य रूप से मैंने देखा, मैं आपको उदाहरण दूँ, हम लोग को जब वो चाय पे बुलाते थे, तो मुझे स्मरण है 2017 मार्च या अप्रैल का टाइम रहा होगा, उन्होंने वैसे ही चाय पे 3 महीने बाद बुलाया। सामान्य व्यवस्था ये रहती थी कि प्रधानमंत्री जी सबसे पहले कैबिनेट सेक्रेटरी बोलते थे और उसके बाद फिर सब सचिव बोलते थे और फिर प्रधानमंत्री जी उनका जवाब देते थे। बड़ा बढ़िया इंटरेक्शन होता था। जी, इस पर्टिकुलर दिन मार्च एंड रहा होगा या अप्रैल रहा होगा 2017, एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है, कि कैबिनेट सेक्रेटरी खड़े हुए, उन्होंने अपनी बात कही। उसके बाद कोई सचिव लगभग 2 मिनट बोला ही नहीं। फिर ओके। प्रधानमंत्री को खुद उठ के कहना पड़ा कि आप लोग अपनी बात क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उससे पहले कुछ ऐसे वाक़ये हुए थे, जिससे ये लगा था कि कभी-कभी प्रधानमंत्री नाराज़ हो जाते हैं। तो वो क्यों हुआ, मैं बार-बार इस नहीं, चीज़ को आपने कह कहा रहा कि कुछ वाक़ये ऐसे हुए, कुछ आप बताना चाहेंगे कि जिससे लगा कि वो नाराज़ हो जाते हैं मोदी जी? हूँ। मुझे एक एक आध एक कुछ वाक़या याद हाँ, है कि एक बार वो इतना नाराज़ हुए चेयरमैन रेलवे बोर्ड पे हम लोग के सामने, हम लोग 8-10 जी। सचिव थे, बहुत नाराज़ हो गए। प्रधानमंत्री के लिए इतना सब सचिवों के सामने नाराज़ होना, मुझे अचंभा सा लगा कि ऐसा क्यों है? नहीं, क्या क्योंकि प्रकरण क्या था? प्रकरण क्या था? कुछ ज़रूर सा बताना चाहेंगे जो रेलवे एग्ज़ैक्ट चेयरमैन लेकिन वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए थे। और देखिए मज़े की बात ये है कि प्रधानमंत्री स्वयं इतने सुलझे हुए, मुझे तो इतना मैंने सीखा उनसे, बोल सौम्य एकदम सबको पूरा, लोगों को ये जानकारी, वो बोलते बहुत अच्छा है, लेकिन वो सुनते बहुत अच्छा है। खूब आराम से सुनते थे। मीटिंग में सबसे कम बोलते थे, अंत में बोलते थे और बहुत सही बोलते थे और निर्णय लेते थे। मतलब उस परिवेश में जब मैंने देखा कि वो नाराज़ हो गए, तो मेरे समझ में नहीं आया कि ये बड़ा मुझे अस्वाभाविक लगा। मतलब जिस व्यक्ति प्रधानमंत्री को मैं जानता था, वो इतना नाराज़ हो जाए, इसका मतलब कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही थी। क्या कर रही थी मैं नहीं कह सकता, लेकिन सर्टेनली कोई चीज़ उनको डिस्टर्ब कर रही थी, जिसकी वजह से वो जो स्वरूप मैंने देखा प्रधानमंत्री का, मुझे स्वयं आश्चर्य हुआ, क्योंकि मैं आपको बार-बार इस चीज़ को कह रहा हूँ, मैं उनसे बहुत प्रभावित था। जिस तरीके से वो सुनते थे, समझते थे, निर्णय लेते जी, थे, लोगों को गाइड करते थे, लोगों को प्रेरित करते थे, वो मेरे लिए लीडरशिप के ऐसे गुण उनमें विद्यमान थे, जो मैं समझता था। मैंने पहले कई लोगों के साथ काम किया। अगर किसी का मैं स्मरण कर सकता हूँ उस लीडरशिप के गुण का, तो कल्याण सिंह जी का, क्योंकि मैं उनके साथ सचिव था, मैंने उनको जी, देखा, वो भी इस प्रकार से कार्य करते थे। तो मुझे एक लगा कि ये कल्याण सिंह का एक भिन्न स्वरूप है। मुझे बड़ा जी। अच्छा लगता था काम करने में, लेकिन वो जो लेकिन स्वरूप परिवर्तन साहब हुआ, मुझे समझ में नहीं आया।
आप तो आपकी जो मैं किताबें पढ़ता हूँ आप खुलकर लिखते हैं, खुलकर बोलते हैं और चीज़ों को समझाते भी हैं। अ, आपने कहा कि मोदी जी नाराज़ हो जाया करते थे और बहुत नाराज़ हो जाया करते थे। तो जैसे नाराज़ होते थे तो क्या उठ के चले जाते थे या मतलब नहीं, डाँटने लग जाते थे उठ के नहीं चले या जाते थे। वो डाँटने लग जाते गुस्सा थे होता या था कुछ? कि क्या कर रहे हैं, ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो प्रश्न करते थे वो नाराज़गी से। देखिए, कुछ नाराज़गी तो किसी भी लीडर में स्वाभाविक है, अगर कोई काम नहीं हो रहा है, तो नाराज़ होना चाहिए। लेकिन नाराज़गी का उद्देश्य ये है, जो मैंने उन्हीं को देखा, वो जी, बहुत कभी-कभी हल्के से कह देते थे, "अरे भाई, इसको ज़रा और देख लीजिए।" वो सब ठीक था, कोई भी लीडर करेगा। लेकिन बाद में मैंने देखा एक आध प्रकरणों में ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे और वो क्यों होते थे मैं नहीं कह सकता। मुझे पता नहीं कारण क्या था, मुझे आश्चर्य ज़रूर लगता था कि ये व्यक्तित्व जो कि इतना बढ़िया काम कर रहा है, जो कि मैं समझता हूँ जी, ऐसा लीडर बहुत कम देखे देश में। नेताओं को छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स में छोड़ दीजिए, बड़े बढ़िया उनमें क्वालिटीज़ हैं, क्योंकि उनके दिमाग में अगर एक बार बात बैठ जाए कि ये सही है। अब मुझे कभी-कभी ये भी लगता था कि ठीक है वो नाराज़ हो जाते हैं, लेकिन अधिकारी के रूप में मुझे तो अपनी बात कहनी है। मैं उसके बाद भी अपनी जो भी बात होता था कहता था और उसके बाद भी वो मेरी बात सुनते थे। नाराज़गी होने मुझसे तो नाराज़ नहीं हुए कभी वो, जी। लेकिन और लोगों लेकिन से नाराज़ होते हुए मेरी आदत थी, मैं अपनी बात कहता था, वो सुनते थे। जी, लेकिन हर व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व होता है। ज़्यादातर अधिकारियों ने फिर बोलना उसके बाद बंद कर दिया। बोलना बंद कर अधिकारियों ने बोलना बंद कर दिया। एक और क्योंकि आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेट रहे जिन्होंने मनमोहन सिंह के साथ भी काम किया और मोदी जी के साथ भी काम किया। अगर मनमोहन सिंह का व्यक्तित्व देखें और मोदी का व्यक्तित्व देखें, मनमोहन सिंह की जो गवर्नेंस है और मोदी जी की गवर्नेंस है मतलब उसमें आपको बुनियादी फ़र्क कहाँ लगता है? मतलब कहाँ पर आपको लगता है कि एम्पावरमेंट सेक्रेटरीज़ का ज़्यादा था कहाँ आपको लगता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर ज़्यादा है? देखिए, दोनों भिन्न व्यक्तित्व थे, दोनों भिन्न व्यक्ति थे और कोई भी व्यक्ति 2 भिन्न होते हैं और दोनों की पॉज़िटिव्स और नेगेटिव्स अलग होते हैं। जैसे मनमोहन सिंह जी इतने सौम्य प्रकृति के व्यक्ति थे, इतना उनको इंटेलेक्चुअली इतने साउंड थे, बात को तुरंत समझते थे, कम बोलते थे। तो एज़ एन इंटेलेक्चुअल पर्सन, एज़ एन इकोनॉमिस्ट तो उनका कोई सानी था ही नहीं और एज़ ए ह्यूमन बीइंग भी उनका कोई सानी नहीं था, बहुत बढ़िया आदमी। लेकिन मैं ये उनके लिए लीडरशिप का नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि मेरे विचार से वो व्यक्ति बढ़िया थे, इकोनॉमिस्ट बढ़िया थे, मेरा ख्याल एज़ फाइनेंस सेक्रेटरी बढ़िया फाइनेंस मिनिस्टर भी बढ़िया थे, लेकिन वो लीडर नहीं थे। लीडरशिप की क्वालिटीज़ बिल्कुल अलग होती हैं। सबसे महत्वपूर्ण क्वालिटी लीडर की होती है कम्युनिकेशन स्किल्स, यानी कि आप अपनी बात से लोगों को प्रभावित कर सकें, प्रेरित कर सकें। ये स्किल्स उनमें नहीं थी। वो बन गए प्राइम मिनिस्टर अलग बात है और प्राइम मिनिस्टर के रूप में उन्होंने जी, ठीक-ठाक काम किया, वो भी अलग बात है। लेकिन अगर मैं लीडरशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से देखूँ, तो वो एक लीडर के रूप में मुझे प्रस्तुत नहीं हुए। हाँ, बहुत बढ़िया व्यक्ति थे, शार्प थे, समझते थे, ये सब था। मोदी जी दूसरी तरफ लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ होनी चाहिए, सब हैं उनमें। अच्छा बोलते हैं, अच्छा प्रेरित करते हैं, सब क्वालिटीज़ हैं। लेकिन जो मैंने आपको बताया 2 साल के बाद मुझे ये नहीं समझ में आया कि हर चीज़ प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में क्यों कॉन्सेंट्रेट होने लगी। मेरा ये मानना है कि इसकी आवश्यकता नहीं थी, ना है। देखिए, जो नेशनल इश्यूज़ हैं, वो तो कॉन्सेंट्रेट होने चाहिए, जो नेशनल लेवल के इश्यूज़ हैं। लेकिन हर चीज़ के लिए अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफिस भागेंगे सचिव और मंत्री, तो फिर उससे जो है गवर्नेंस प्रभावित होगी और जहाँ एक और निर्णय जल्दी होंगे, वहीं कुछ निर्णय डिलेड होंगे। जैसे आप सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के डायरेक्टर की नियुक्ति देख लीजिए, फाइलें पड़ी रहती हैं। अब मेरा ये मानना है कि बहुत सारी चीज़ें विभागों को दी जा सकती हैं और दी जानी चाहिए, लेकिन नेशनल इश्यूज़ पीएमओ में और पीएम के पास रहने चाहिए। अब कोई कारण अवश्य होगा जिसकी वजह से वो ऐसा करते हैं। मुझे ऐसा आभास हुआ कि जो 2 एक्सट्रीम्स थे मनमोहन सिंह जी के टाइम पर टोटली डिसेंट्रलाइज़ था, वो भी गड़बड़ था। मंत्री अपना अपनी ढलक ढपली बजा रहे थे, इतने करप्शन चार्जेस वो सब चल रहा था। यहाँ टोटली कंसंट्रेशन है। मेरे विचार से इसके बीच में कहीं होना चाहिए। मतलब डेलीगेशन तो समन्वय। होना ही चाहिए, लेकिन नेशनल इश्यूज़ के बारे में अब जैसे मनमोहन सिंह जी मुझे कभी-कभी लगता था हेल्पलेस महसूस करते थे कि मंत्रालय कर रहे हैं, उनको कोई नियंत्रण नहीं है उनका। यहाँ दूसरा एक्सट्रीम है। मेरे विचार से लगता है कि हर चीज़ पीएमओ को रेफर करना, मेरा व्यक्तिगत मत है कि उचित नहीं है। नहीं, जैसे आप कह रहे हैं कि जो कंसंट्रेशन ऑफ पावर है, कि से मान लीजिए जैसे पावर मिनिस्ट्री है या स्टील मिनिस्ट्री है या एचआरडी एजुकेशन मिनिस्ट्री है उसकी सारी जो ताकत है, जो फैसले हैं, आप कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने ले लिए?
नहीं मतलब ऐसा कुछ नहीं है। समझाना चाहेंगे आम आदमी को, मतलब एक लेमैन की तरह, जैसे अगर मैं समझना उदाहरण चाहूँ कि आज की उदाहरण तारीख देता में हूँ, फैसले कैसे हो रहे हैं। जी। नहीं नहीं, मैं उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। सीबीएसई का पेपर लीक हुआ 2018 की बात, ठीक है। पेपर लीक हुआ तो काफी उसमें बवाल हुआ। तो मैंने ये कहा अपने मंत्री से कि साहब इसके लिए आप एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लें और मीडिया को ठीक ठाक बता दें कि क्या है इसमें। तो बोले प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से पूछ लेते हैं। तो मेरे समझ में नहीं आया कि सीबीएसई एक संस्था है, एक खाली दिल्ली आसपास में थोड़ा कंसंट्रेशन है उसका, ज्यादा यहीं ज्यादा थोड़ा बवाल जी हो हाँ। रहा है, देश में कहीं कुछ नहीं हो रहा। हाई उसके लिए स्कूल इंटर की परीक्षाएं कराती है हाई स्कूल की। जी। देखिए, तो हम पहुंचे वहां पे प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, उनको बताया तो वो बोले प्राइम मिनिस्टर से पूछ लें। तो मेरे ही नहीं समझ में आया कि इतनी छोटी चीज के लिए, जिसके लिए मैं अगर मुझे करना होता तो मैं अपने मंत्री से भी नहीं पूछ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बता देता, लेकिन व्यवस्था ऐसी थी कि छोटी छोटी चीज के लिए ऐसा कोई मैंडेट नहीं है, लेकिन लोगों को महसूस होता था भाई उनको बता दे तो अच्छा रहेगा। तो अब आप इसे पावर कंसंट्रेशन कहें क्या कहें, वो तो आपकी डेफिनेशन है, लेकिन मुझे अजीब ये बात लगती थी कि छोटी छोटी बातों को आप क्यों प्राइम मिनिस्टर को परेशान करते हैं, क्यों प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ले जाते हैं। तो ये एक उदाहरण है इस बात का कि जो चीजें डिसेंट्रलाइज वे में होनी चाहिए वो ना होकर हर चीज पीएमओ को रेफर हो जाए। जी। एक चीज स्वरूप साहब, क्योंकि आप एक ऐसे ब्यूरोक्रेट हैं कि हर मंत्रालय का आपको अनुभव है, चाहे वो सूचना मंत्रालय हो या फिर एजुकेशन हो या फिर कोयला हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, या फिर उत्तर प्रदेश में आप मुख्यमंत्रियों के साथ आपने काम किया, मतलब एक पूरा नजरिया है। फिर कैबिनेट सेक्रेटरी के साथ भी आपने काम किया। तो हिंदुस्तान की चाहे कोई भी मंत्रालय हो, कोई भी विभाग हो, सबका आपको एक तजुर्बा है, एक्सपीरियंस है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जैसे मोदी जी कई बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स लाए और हमको भी, मैं भी बहुत इम्प्रेस हुआ। मैं आपको बताऊँ, जैसे मेक इन इंडिया से ऐसा लग रहा था कि एक क्रांति आएगी, कारखाने लगेंगे, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप बहुत मजबूत होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा और हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां जो हैं वो चाइना के टक्कर का वर्ल्ड क्लास मतलब प्रोडक्ट बनाएंगी। लेकिन मैं देख रहा हूँ वो जो मेक इन इंडिया का शेर था, अब वो मुझे कहीं दिखता नहीं है। तो ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट, जो कंसेप्शन अगर आप देखें, अगर उसको आप कंसेप्चुलाइज करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो इंप्लीमेंट नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया भी मैंने देखा, वो भी नहीं हुआ, और भी बहुत सी चीजें हैं। तो तो मोदी जी, मैं देखता हूँ ये सरकार में जो प्रोजेक्ट्स होते हैं काफी बड़े होते हैं, उनको अच्छी तरह से प्रोजेक्ट किया जाता है, लेकिन वो इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। वहां पर आपको क्या लगता है कि ऐसा क्या है कि चाहे वो देखिए स्वच्छ ये भारत हो, चाहे मेक इन इंडिया हो या डिजिटल इंडिया हो? नहीं, मैं इसमें समझना पड़ेगा हमें। ये सरकारें का ये काम ही होता है कि अनाउंस करें। ये खाली सरकार के नहीं, पहले भी अनाउंस होते थे, कुछ होता नहीं था, इम्प्लीमेंटेशन इशू होता था। लेकिन हमें इस सरकार के बारे में समझना पड़ेगा कि कई बहुत अच्छे काम हुए। आपने स्वच्छ भारत का नाम लिया, मेरे विचार से बड़ा अच्छा काम हुआ उसमें, और ये जानना चाहिए कि कैसे हुआ, क्योंकि जैसे उसमें हुआ वैसे अगर और में करते तो शायद वहां भी हो जाता। डिजिटल आपने बात कही, मेरे विचार से इस सरकार में डिजिटल जो फाइनेंसिंग का काम हुआ है, जो जी, टेक्नोलॉजी ऑनलाइन पेमेंट्स। में, ये अनप्रेसिडेंटेड है, दुनिया में कहीं नहीं हुआ जो इस देश में हुआ है। तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर में काम हो रहा है बड़ा अच्छा हो रहा है, रोड्स बड़ी बढ़िया बन रही है। लेकिन साथ ही साथ हमें समझना पड़ेगा और ये चर्चा भी करनी पड़ेगी कि अगर कुछ नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, उसको हुआ दिखाने के लिए ये उचित नहीं होगा। मेक इन इंडिया उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि उससे मुझे भी बहुत अपेक्षाएं थी, उसका आइडिया बहुत बढ़िया था, लेकिन क्या हुआ। दो उसके प्रमुख उद्देश्य थे। पहला था कि मैन्युफैक्चरिंग का जो शेयर है जीडीपी में वो 12-13% से बढ़कर 25% हो जाएगा। ये योजना 2014 में लॉन्च हुई थी और अब 10 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं। मैन्युफैक्चरिंग का जो अंश है वो उतना ही है जितना उस समय था, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता रहता है लेकिन उतना ही है। तो इसका मतलब मेक इन इंडिया नहीं हुआ। दूसरा, उससे एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात कही गई थी, उससे तो कुछ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हुआ नहीं, आंकड़े भी ये बताते हैं स्पष्ट। तो अगर नहीं हुआ तो पहली चीज हमें ये मानना पड़ेगा कि नहीं हुआ। बार बार उस शेर को दिखाने से कोई लाभ नहीं है कि वो दहाड़ रहा है जबकि वो चला ही नहीं। मैं तो बार बार इस प्रश्न को कहता हूं कि किसी को इस बात का थर्ड पार्टी इवैल्यूएशन करना चाहिए कि अगर मेक इन इंडिया नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ। लेकिन उसके लिए पहले मानना जरूरी होगा कि मेक इन इंडिया नहीं हुआ। अगर आप कहते रहेंगे हुआ तो फिर किस बात का इवैल्यूएशन करें। और अगर नहीं हुआ तो अगर हम कारण जानने की कोशिश करें
तो कारण जानकर हम उसमें सुधार ला सकते हैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए ये आवश्यक है कि पहले हम इस बात को स्वीकारें कि वो समस्या है। अगर हम यही कह देंगे समस्या ही नहीं है, तो उसको सुधारेंगे कैसे? मेक इन इंडिया क्लासिक एग्जाम्पल है, जहां पर बिल्कुल कुछ नहीं हुआ। स्वरूप साहब, इसका मतलब एक लेमैन की तरह मतलब हमारे दोस्त जो देख रहे हैं वो भी जानना चाहेंगे। जैसे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री, मतलब प्रधानमंत्री की चलिए बात कर लेते हैं, वो जैसे कोई भाषण देने जा रहे हैं, तो कोई वो भाषण तैयार कैसे होता है? कुछ लोग मिलकर करते हैं हाँ, या वो जो मंत्रालय उसके सेक्रेटरी से पूछा जाता है? वो थोड़ा सा प्रोसेस बताएंगे आप? नहीं, उसमें पूरा स्पीच राइटर्स होते हैं जो उनको फीडबैक देते हैं, इनपुट्स देते हैं। सबका अपना तरीका होता है। जब कल्याण सिंह जी को लिखित स्पीच लंबी चौड़ी नहीं दी जाती थी, उनको बिंदु दे दिए जाते थे। वो काम थोड़ा बहुत मैं करता था। बिंदु देते अच्छा, थे, आप पॉइंट्स बना देते थे। पॉइंट जी। बना देते थे, पॉइंट्स को देखकर वो अपना बोलते थे। वो भी वाक्पटु थे, अच्छा बोलते थे बहुत। मोदी जी बहुत बढ़िया बोलते हैं। तो हो सकता है कि वो पॉइंट उन्होंने नहीं दिया, मोदी जी अपनी तरफ से बोल दिया, ठीक है, ये संभव है। ये हो सकता है कि हमने पॉइंट दिया, उन्होंने कोई तथ्यात्मक त्रुटि कर दी। अब मेरा ये दायित्व बनता है, अगर मैं सचिवालय में हूं, कि उनको जानकारी में लाऊं कि साहब ये तथ्यात्मक त्रुटि है, ये तथ्य रूप से ठीक नहीं है। तो 2-3 बार अगर ऐसा होगा तो अपने आप वो व्यक्ति पूछेगा फैक्ट्स बोलने से पहले, भाई जरा इसको चेक कर लो, ये ठीक है या नहीं। तो ये जी। एक एक्चुअली क्या है, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रक्रिया है, लेकिन ये संभव है। कोई ऐसी मिसाल आप बताइए कि कोई मुख्यमंत्री हो या कोई बड़ा पॉलिटिशियन हो जो आप पे प्रेशर डाल रहा हो और आपने उसको समझा दिया हो, कुछ इस तरह का कोई कई प्रकरण कई आप? ऐसे एक नहीं, कई ऐसे प्रकरण हैं। कई जैसे ऐसे, मेरी मिसाल के तौर पुस्तक ही पे पूरी ये है। पूरी पुस्तक इस एक। बात पे है कि कैसे मेरी मतभिन्नता रही और कैसे उन्होंने, जैसे मेरा आखिरी मीटिंग मोदी जी से जो मेरी हुई, बड़ी इंटरेस्टिंग मीटिंग थी। जी। मैं सचिव शिक्षा था, स्कूल शिक्षा। मेरे पास फ़ोन आया प्रधानमंत्री कार्यालय से और प्रमुख सचिव मुझसे बोले कि अनिल, तुम आज ज़रा शाम को आके प्रधानमंत्री को हेल्थ इंश्योरेंस के बारे में बता दो। तो मैंने कहा साहब मैं तो शिक्षा सचिव हूँ, मेरा हेल्थ इंश्योरेंस से क्या मतलब है? बोले तुमने एक स्कीम चलाई थी, बड़ी अच्छी चलाई थी और हम लोग भी प्रयास कर रहे हैं प्रधानमंत्री को समझाने की, उसमें कुछ कठिनाइयाँ आ रही हैं। वो थोड़ा-सा असहमत हैं इंश्योरेंस वालों को देने के लिए और कभी-कभी नाराज़ भी हो जाते हैं कि आप क्यों इंश्योरेंस वालों की हमायत कर रहे हैं। तो मैंने कहा साहब मेरा लोकल स्टैंड है क्या है? तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि शाम को जो है हेल्थ का प्रेजेंटेशन है, हम एजुकेशन का भी रखवा देते हैं, तुम रहोगे वहां पर, अगर प्रधानमंत्री जी तुमसे पूछते हैं तो तुम बता देना। तो मैं चला गया वहां पर। वहां 10-12 लोग थे उनके घर पे, प्रधानमंत्री के घर पे। हेल्थ सेक्रेटरी ने प्रेजेंटेशन किया हेल्थ इंश्योरेंस पे। तो जब प्रेजेंटेशन किया तो प्रधानमंत्री थोड़ा सा नाराज हुए। उन्होंने कहा कि भाई आप लोग क्यों ये सब इंश्योरेंस वालों को प्रमोट कर रहे हैं, सब ऐसे ही होते हैं। फिर मेरी तरफ घूमे, मुझसे पूछा अनिल आप रहे हैं इंश्योरेंस में, आपकी क्या राय है? तो मेरी वही राय थी जो हेल्थ सेक्रेटरी की थी। मैं भी इंश्योरेंस को कह रहा था ठीक करते हैं, लेकिन मैंने अपने तरीके से 15 मिनट बोला और एक टक मुझे सुनते रहे। ये उनकी उनकी बड़ी बहुत बढ़िया उनकी क्वालिटी है, बड़ा बढ़िया सुनते हैं। 15 मिनट सुना उन्होंने। जब अपनी बात कह ली, बोले हाँ अनिल जी सही कहते हैं। उस दिन आयुष्मान भारत जो है उस वो जन्मा, उस दिन नाम तो उसे बाद में दिया गया। जब मैं बाहर निकल रहा था तो जॉइंट सेक्रेटरी पीएम ने मुझसे कहा कि सर आपको तो पता था नाराज हो जाते हैं, फिर भी आपने अपने बात कह दी। मैंने कहा देखो यार, ना उनसे मुझे आज कुछ चाहिए, ना रिटायरमेंट के बाद कुछ चाहिए। जो मैंने ठीक समझा कह दिया, बाकी उनको ठीक लगता नहीं लगता। तो मेरे एक ऐसे दृष्टांत नहीं है, मेरे करीब में कई दृष्टांत हैं जहां नेताओं ने मुझसे कहा। और जो आपने बात कहा, बात दबाव डालने की, मेरे सेवा के अंतिम 20 वर्ष में मेरे ऊपर कोई राजनीतिक दबाव नहीं आया। उनको पता था कि मैं गलत काम करूंगा नहीं। जब ये राजनेता बड़ा नेता बड़ा परसेप्टिव होता है, वो आपसे गलत काम कहे, मुझसे कहा ही नहीं किसी ने भी। अंतिम 20 वर्ष में मुझे ध्यान नहीं, शुरू में जरूर था। शुरू में लोग ना मुझे जानते थे, पहचानते थे, गलत सलत काम कहते थे, तो मैं नहीं होता, नहीं करता था। लेकिन उसके बाद तो मेरे से किसी ने कहा ही नहीं गलत काम। तो ये बहुत निर्भर कर, देखिए हम नेताओं पे हमारा कोई नियंत्रण नहीं है अधिकारी के रूप में, ये अपने ऊपर तो है। अगर आप अपने आप को ऐसा दर्शाएंगे कि इस व्यक्ति को कोई इधर उधर के, वो आपके पास आएगा नहीं किसी काम से। 38 वर्ष की सेवा में मैं किसी नेता के पास किसी व्यक्तिगत कार्य से नहीं गया, तो मुझे पड़ता है वो जो चाहे मुझे यहाँ रखे, वहां रखे, वहां रखे, वहां रखे। ये बताइए, ये जो जैसे प्रकरण होते हैं कि साहब कोयला मंत्रालय है, इसमें बड़े माफिया हैं, अ, शिक्षा मंत्रालय, आप क्योंकि शिक्षा सचिव रहे, सेक्रेटरी रहे आप भारत सरकार में, कि साहब ये जो शिक्षा में भी बहुत माफिया हैं और ये माफिया जो है पेपर भी लीक करा देते हैं और कोचिंग सेंटर का माफिया है, हर तरह का माफिया है उसमें।
क्या ये सही बात है कि आज भी इस देश में शिक्षा के अंदर भी माफिया घुसा है? मैं कोयले की चलिए बात छोड़ दीजिए, शिक्षा की बात करते हैं। शिक्षा के माफिया कोयले माफिया से ज्यादा गंभीर है। क्या चीज? शिक्षा के माफिया कोयले के माफिया से ज्यादा गंभीर है, ज्यादा गड़बड़ है। देख, कोयला में तो माइनिंग नीचे है, माफिया ऊपर है। शिक्षा के सब माफिया अंडरग्राउंड है, वो तो बेड़ा गर्क किए हैं, और एक नहीं है, अनेक है। तो ये बड़ा चिंता का विषय है जो शिक्षा के माफिया है, चाहे वो नहीं, नकल थोड़ा सा आप माफिया। बताएं कुछ, किस तरह का माफिया है, कैसे काम करता है? घंटी की चर्चा करनी पड़ेगी, लंबी चौड़ी, नहीं, कई थोड़ा प्रकार सा के। 2 मिनट। तो जैसे एक नकल माफिया है। नकल माफिया का मैंने पहला प्रदर्शन देखा जब मैंने शिक्षा आरंभ की, अपनी सेवा आरंभ की थी वर्ष 1985 में। मुझे याद है कि मेरे ड्राइवर ने सुबह मुझसे कहा, मैं सब डिविजनल मजिस्ट्रेट था उस समय, कुशीनगर देवरिया जिले का पार्ट होता था। ड्राइवर ने मुझसे कहा, सर आपको चलिए आज एक नजारा दिखाते हैं। तो हम जीप में बैठे चले, एक स्कूल पे पहुंचे, वहां एग्जाम चल रहा था। जैसे ही मेरी जीप वहां पहुंची, लोग कूद कूद के इस खिड़की से बाहर भाग रहे थे। तो मैंने ड्राइवर से पूछा, ये क्या है? बोले, सब ये साहब नकल कराने आए थे, आपकी गाड़ी देखकर भाग रहे हैं। अगले दिन हमसे कहता है कि सर आज थोड़ा जल्दी चलेंगे। मैं ठीक है, चलो जल्दी जल्दी गए। एक दूसरे स्कूल में पहुंचे, वहां सब शांतिपूर्वक दिख रहा था मुझे। मैंने कहा, यहाँ तो ठीक ठाक एग्जाम चल रहा है। बोले, नहीं सर, वो अभी अभी पर्चा खुला है, वो आम का बाग देख रहे हैं, वो बांट के इसको सॉल्व कर रहे हैं, जो सॉल्व कर लेंगे आकर नकल कराएंगे। तो मुझे ये जानकारी मिली, वहां तो ठेके पे उठते थे कॉलेज नकल कराने के लिए। तो ये है नकल माफिया। खैर, अच्छा खबर ये है कि वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने योगी जी के माध्यम से इसको रोका है, नकल को रोका है, और बड़े प्रभावी रूप से रोका है। और ये आवश्यक है, देश के लिए, समाज के लिए आवश्यक है। इसी तरह ये जो पब्लिकेशन किया है। जी, इसी पब्लिकेशन। सबसे बड़ा माफिया बीएड और डीएलएड कॉलेज का है। मतलब इस देश में 16,000 बीएड और डीएलएड कॉलेजेस हैं। मुझे तत्कालीन चेयरमैन काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन ने बताया था कि साहब 16,000 में से 4,000 तो है ही नहीं, नाम के लिए आपको डिग्री दे सकते हैं, और आप उनको छेड़िएगा तो चढ़ बैठेंगे। और यही हुआ, जब हम लोगों ने कार्रवाई शुरू की तो पड़ गए पीछे, और चेयरमैन एनसीटीई को रिजाइन करना पड़ा है ऐसे। आप देखिए, ये आसान नहीं है। एजुकेशन को हैंडल करना कहीं ज्यादा टफ है। लोग उसकी चर्चा इसलिए नहीं करते कि एजुकेशन में जो गड़बड़ हो रही है उसका प्रभाव आज से 15 साल बाद पड़ेगा, 10 साल बाद पड़ेगा। कोयले की गड़बड़ आज दिखती है, तो इसलिए कोयले की सब चर्चा करते हैं, एजुकेशन की चर्चा नहीं करती। एक चीज स्वरूप साहब, क्योंकि आप एजुकेशन सेक्रेटरी थे, ये पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? हर जगह देखिए पेपर लीक हो रहा है। पेपर, ये क्या इंडस्ट्री है? ये इसके पीछे मतलब कोई बहुत बड़ा कोई पावर है, क्या है? जहां नहीं देखिए देखिए, पेपर लीक। नहीं, ये डिमांड एंड सप्लाई का है। बिल्कुल, डिमांड इस बात की है किस तरीके से पेपर मिल जाए, तो सप्लाई वाले को बड़ा इसमें ध्यान रखना पड़ता है। आप देखिए, सीबीएसई में बड़ी अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन वो बदमाश आदमी को तो तरीका निकाल ही लेता है, उसने निकाल लिया तरीका, और पेपर लीक आपको हुआ क्या तो लगता, जैसे आपने कोई जांच वांच हो कि पेपर प्रिंटिंग प्रेस से लीक हो जाते हैं, जहां पेपर छपते हैं या पेपर जहां डिस्ट्रीब्यूट होते हैं? ये पूरी प्रक्रिया होती है। पेपर न्यू जो एग्जामिनेशन की पूरी प्रक्रिया होती है, एग्जामिनेशन पेपर बनाना, उनको सेलेक्ट करना, उसके बाद उसको प्रिंट करना, उसके बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट करना, उसके बाद उससे पहले उसको रखना, फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। किसी भी स्टेज पर लीक हो सकता है, लेकिन आज की तारीख में उतना डिफिकल्ट नहीं है इसको रोकना। मुझे जब ये एनटीए का पेपर लीक हुआ, जी। नेशनल एजेंसी का पेपर लीक हुआ, तो मुझे आश्चर्य हुआ। इसलिए आश्चर्य हुआ कि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी ऐसी है कि आप इस पेपर लीक को रोक सकते हैं, जो कि सीबीएसई ने कर लिया। 2018 में जब पेपर लीक हुआ था, तो सीबीएसई ने एक फुल प्रूफ व्यवस्था बना ली। अब आज से 6 साल से ज्यादा हो गए हैं, उसके बाद कोई पेपर लीक नहीं हुआ, और मुझे आशा है कि पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने उस गलती से सीख कर 2018, जो कि गलती सीबीएसई की नहीं थी, जिस बैंक में रखा गया था वहां से पेपर लीक हुआ था, उसके लॉकर से, तो उसको समझते हुए सीबीएसई ने एक नई व्यवस्था बना ली। मुझे आश्चर्य यह हुआ कि एनटीए सीबीएसई से ही टूट के बना था। काफी अधिकारी सीबीएसई के वहां गए हैं, जी। और उन्होंने सीबीएसई से सीखा क्यों नहीं? नहीं, आपने कभी सीबीएसई क्या करती है? पेपर लीक हुआ हो? नहीं सुना ना? यूपीएससी का पेपर क्यों जी। नहीं लीक हुआ? हमें, जैसे मैंने पहले सफल योजनाओं के बारे में बताया था, इसी तरह सफल एग्जामिनेशन कार्यक्रम। देखिए, जब तक हम सफलताओं से सीखेंगे नहीं, तो बार बार असफल होंगे। इसी देश में अच्छी योजनाएं चल रही हैं, अच्छी तरह चलाई जा रही हैं, हमें उनसे सीखना चाहिए और बाकी योजनाओं में उसे क्रियान्वित करना चाहिए। इसी तरह जहां जहां सफल परीक्षाएं हो रही हैं, उनसे समझना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। अब एनटीए में
एनटीए और सीबीएसई ब्रदर और सिस्टर हैं। आपने सीखा क्यों नहीं सीबीएसई से? सीखना चाहिए था। उदाहरण के तौर पर देखिए, इतना सेंसिटिव एग्जाम है, जी इसमें आउटसोर्सिंग मिनिमल होनी चाहिए। यूपीएससी आउटसोर्स नहीं करता। एनटीए का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये हो गई कि हर चीज आउटसोर्स कर दी। देखिए, कई ऐसे प्रकरण हैं जहां आउटसोर्सिंग ठीक है, सरकार में नहीं होना चाहिए, लेकिन कुछ ऐसी प्रक्रियाएं हैं जिनको आप आउटसोर्स नहीं कर सकते, और उन्होंने आउटसोर्स कर दिया। मैं विस्तार से तो नहीं जाना चाहता कि एनटीए का क्यों हुआ पेपर लीक, लेकिन मेरा यह स्पष्ट मानना है कि अगर हम उन संस्थाओं से सीखें जहां पर सफल एग्जाम्स होते हैं, लेकिन ये सब करने के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, मेरी मंशा ये होनी चाहिए कि एग्जाम पेपर लीक ना हो। मेरी मतलब मंशा आप ये होनी चाहिए। जी अगर ये मेरी मंशा ही ठीक नहीं है, उसके लिए उस मंशा को प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि जिन व्यक्तियों को अध्यक्ष पद पे इत्यादि पर बैठाया जाए, उनके क्रेडेंशियल्स एब्सोल्युटली अबव बोर्ड हों। अगर ओके हम दागदार व्यक्तियों को या डाउटफुल व्यक्तियों को वहां पर बैठाते हैं सिर्फ इस आधार पर कि वो मेरे नजदीक हैं या मेरे चिंतन है या उनका चिंतन मेरे प्रकार का है, उस प्रकार से रखेंगे तो समस्या निश्चित रूप से आएगी। हम इंटीग्रिटी, एफिशिएंसी को मापदंड माने किसी व्यक्ति को वहां प्रस्तुत करने के लिए। अगर इंटीग्रिटी और एफिशिएंसी के अतिरिक्त हम एलिजियंस और प्लायबिलिटी को अगर क्राइटेरिया मानेंगे तो ये समस्याएं निरंतर बनी रहेगी। अंततः कोई भी व्यवस्था को एक व्यक्ति चलाता है। ये महत्वपूर्ण है कि जिस व्यक्ति को आप वहां बैठा लें, उसको सही व्यक्ति को बैठा लें। इस आधार पे ना बैठा लें कि वो मेरी सुनता है, मेरी हर बात मानेगा। इस आधार पे मान ले वहां पे बैठा लें कि वो एफिशिएंट है, वो ऑनेस्ट है, वो कार्य करेगा वहां पर। कार्य करेगा। चलते चलते एक मैं आपसे सवाल जरूर करना चाहूंगा पर्सनल। भाई, आप इतने कामयाब अफसर थे, आपने कोयला मंत्रालय में काफी काम किया और सबको आपने प्रभावित किया, फिर एजुकेशन सेक्रेटरी बने, मोदी जी आपकी बात मानते थे, आपने आयुष्मान भारत वो सलाह दे दी, दूसरे मंत्रालय का काम आपने कर दिया। तो एक इतना अच्छा ब्राइट ऑफिसर जो देश के लिए बहुत कुछ कर सकता था, भैया अगर आपको कहते कि नहीं स्वरूप साहब आइए, मेक इन इंडिया हमारा चल नहीं पा रहा है, स्वरूप साहब, अनिल जी ये मेक इन इंडिया आप संभाल लीजिए, तो आपको मतलब इस तरह की जिम्मेदारियां क्यों नहीं दी गई? इतनी काबिलियत थी तो जिम्मेदारी देनी चाहिए थी। क्या मोदी जी कहीं ना कहीं 2019 के बाद मेरिट पे कंप्रोमाइज कर दे? अगर आप जैसे आदमी को आज एडवाइजर बना दिया जाता, आप जैसों को, तो क्या उससे फायदा ही होता देश को? आप देखिए आपने रिटायरमेंट के बाद आपको क्या ऑफर नहीं दिया मोदी जी ने, या आप देखिए उस मुझे तरफ गए ही मुझे नहीं? मैं व्यक्तिगत नाम किसी का नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन मैं स्वयं किसी संस्था में स्थायी रूप से कार्य नहीं करना चाहता था, क्योंकि मैं एक अलग जीवन जीना चाहता हूँ रिटायरमेंट के, और बड़ा मुझे आनंद आ रहा है। लेकिन एक बात जरूर कहूंगा, लोग मुझसे पूछते हैं कि साहब आपके पास क्यों नहीं आए लोग ज्यादा। उसका मैंने एक कुमार विश्वास की कपलेट है, उसको मैंने थोड़ा सा उसमें थोड़ा सा चेंज करके मैं प्रस्तुत चेंज करता कर हूँ उसे। दिया। तो मेरे मुखालिफों में जिक्र है कि शख्स काबिल, लेकिन दो ऐब हैं इसमें। एक तो सिर उठा के चलता है, दूजा मुंह में जुबान रखता है। ओके, मुंह में जुबान रखता है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं कि जो मुंह में जबान रखते हैं वो आज की जो सत्ता है उसको पसंद नहीं है? मुझे आप ये पता कहना नहीं, चाहते हैं जहां मुझे कंसंट्रेशन ऑफ पता नहीं, पावर है? सत्ता का मुझे नहीं पता, ना मुझे सत्ता की चाहत है ना मुझे पता है। मैं अपने को जानता हूं, अपने बारे में बता सकता हूं, बाकी का मुझे नहीं पता। कभी आपको ऐसा रिग्रेट नहीं होता कि आप गवर्नर नहीं बने, लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं बने, या इस तरह का कोई आपको असाइनमेंट नहीं मुझे मिला? ऊपर वाले ने, मैं जितना मुझे डिजर्व करता था उससे कहीं ज्यादा दे दिया, और जीवन इतना बढ़िया कट रहा है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसे ही चले जीवन, बड़ा मजा आ रहा है। अपनी बात मैं कह सकता हूं, अपनी बात मैं लिख एक सकता हूं, एक अपनी एक बात और मैं चीज, सोच क्योंकि सकता हूं। आप एक और एक्सपीरियंस्ड है, बहुत थिंकिंग माइंड है स्वरूप साहब आपका, बहुत थिंकिंग माइंड है आपका, और मतलब कोई तजुर्बे में कोई आपका जोड़ नहीं है, सानी नहीं है। हिंदुस्तान को अगर चीन को टक्कर देनी, हिंदुस्तान को अगर आगे बढ़ना है, अपनी दिक्कतों और दुश्वारियों को खत्म करना, इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करना है, 3-4 पॉइंट चलते चलते अगर आप बताएं कि एक एडवाइस के तौर पे कि भाई मैं 3-4 देखिए पॉइंट्स कि क्या क्या करना चाहिए ना 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 हमें अगर आगे बढ़ना है। नहीं, देखिए, ना मैं विचारक हूँ, ना चिंतक हूँ, मैं एक प्रैक्टिशनर हूँ। मुझे काम मिलता है, मैं कर देता हूँ। बड़ी बड़ी बात करने के लिए इतने लोग बैठे हैं, उनसे पूछिए, बताएंगे देश के लिए क्या नहीं, किया जाए। फिर भी 2-3 चीजें जो आपको लगता है कि जहां नहीं, देखिए, मैं अपना अपने में सीमित रहकर रहना चाहता हूँ। मैं दुनिया को नहीं बताना चाहता हूँ ये कर दिया जाए तो ये हो जाएगा देश।
इतने लोग बैठे हैं, आप उनसे पूछिए ना बड़ी बड़ी बात करने वाले। मेरे पास है नहीं इतनी बड़ी बातें कि मैं बता दूं नहीं, आप प्रैक्टिकल आदमी, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ, आप प्रैग्मेटिक हैं, इसलिए पूछ रहा हूँ आपसे। प्रैग्मेटिक बड़ा बढ़िया है। आप सही व्यक्ति को सही जगह पर बैठा दीजिए, सही व्यक्ति उपलब्ध है, अपने आप वो संस्था सुधर जाएगी। सिंपल बात। व्यक्ति, मेरिट मेरिट, मेरिट की इंटीग्रिटी, स्थिति सुधर जाएगी। मेरिट और इंटीग्रिटी। चाटुकारिता को आप दूर कर दीजिए थोड़ा सा। आप जी सही व्यक्ति का चयन कीजिए सही जगह पर, उसको फिर अलाउ कीजिए, फिर देखिए आप मजा। जी हुआ है ना। आप देखिए स्वच्छ भारत अभियान में लुकिए इंफ्रास्ट्रक्चर कितना बढ़िया चल रहा है। देखिए डिजिटल ट्रांजैक्शंस जो हैं फाइनेंशियल, अमेजिंग है। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं, ऐसा नहीं आपके सामने है, लेकिन आप शेर को दहाड़ते सुनना चाहेंगे तो शेर दहाड़ता रहेगा। आप दूसरा शेर खड़ा कर दीजिए, वो भी दहाड़ेगा, चलेगा नहीं। जी जी जी। बड़ी बात स्वरूप साहब ने इस प्रोग्राम के आखिर में कही। उन्होंने कहा साहब देखिए ऐसा है कि अगर किसी भी योजना को आगे ले जाना है, मुल्क को आगे ले जाना है अगर, तो एक तो इंटीग्रिटी वाला आदमी जिसकी निष्ठा हो, सत्यनिष्ठा हो, वो एक चॉइस होना चाहिए सरकार की। दूसरा इन्होंने कहा वो मेरिट पर होना चाहिए, मेरिट पर होना चाहिए, उसके अंदर वो कैलिबर होना चाहिए। और तीसरी बात इन्होंने कही कि मेरिट और कैलिबर के साथ साथ उसको आप आजादी दीजिए काम करने की। आप उसको टोकिए नहीं, रोकिए नहीं, उसको आप काम करने की आप उसको आजादी भी दीजिए, स्पेस दीजिए। तो कोई भी काम चाहे नामुमकिन से नामुमकिन हो सकता है, जो स्वरूप साहब ने कोयला मंत्रालय में करके दिखाया और भी बहुत सी फील्ड्स में करके दिखाया। स्वरूप साहब आप आए, खुलकर बात हुई, और मैं चाहूंगा कि एक सेकंड राउंड भी आपके साथ हो, जहां थोड़ा सा मेरा मन है कि आपको इंटरोगेट करूं, क्योंकि आपसे बहुत कुछ निकाला जा सकता है, कम से कम मुल्क के फायदे के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच सर।